इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु, इस अध्याय के अभ्यास के सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। अर्थात इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। पिछले वीडियो में आपने सभी पेज के प्रश्न एक साथ देखे थे, तो वो भाग 1 था और ये अध्याय 3 के लिए भाग 2 है और इसी दोनों भाग में पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए अभ्यास के सभी प्रश्नों को एक एक कर समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पहला में 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा विकल्प? तो देखिए यहाँ AgNO3 तथा कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। युगल विस्थापन का अर्थ होता है कि जो उत्पाद बने फिर यदि उससे अभिक्रिया कराया जाए तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं अर्थात अभिकर्मक हैं वो पुनः प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न में लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विधि उपयुक्त है? 4 विकल्प है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो जंग से बचने के लिए लोहे के फ्राइंग पैन को क्या किया जाएगा? जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी। अब देखिए क्यों, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, किंतु फ्राइंग पैन है, इसे हमेशा गर्म करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में ग्रीस और पेंट जल जाएंगे, किंतु जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो वो जंग से बचा लेगा। तीसरा नंबर प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यहाँ विकल्प में कैल्शियम दिया है, कार्बन दिया है, सिलिकॉन दिया है, लोहा दिया है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसका गलनांक उच्च होता है। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO, कली चूना भी इसे कहते हैं। तो ये कैल्शियम जो है ये सही विकल्प होगा। चौथा नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? अब क्यों होता है ये विकल्प देखा जाए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो चौथा का सही विकल्प होगा C, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक की अपेक्षा टीन का लेप लगा होता है क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो इस तरह से ये इसका चौथा का C विकल्प सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इतने उपकरण आपको दिए गए हैं। प्रश्न A है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? ठीक है, तो दिए गए उपकरणों को चित्रानुसार एक परिपथ बनाएंगे। अब देखिए ये जो चित्र है यहाँ पर ये चित्र बन गया। यहाँ ये बल्ब है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि एक बल्ब भी दिया गया है। फिर ये जो है तार है और यहाँ जो है ये बैटरी है, ये स्विच है। तो सारा चीज़ दिया हुआ है और एक हथौड़ा आपको अलग से दिया गया है। तो चित्रानुसार उपकरण को सजा लें। आइए पहले देख लेते हैं क्या करेंगे। तो अब नमूना जो दिया गया है कि धातु और अधातु को विभेद करना है, तो ये स्विच ऑन है, बैटरी सब जुड़ा हुआ है, परिपथ प्रारंभ है। यहाँ A और B 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ अगर परिपथ को सटा देते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से नमूने को A और B के बीच रखेंगे और जिसमें बल्ब जल जाए उसे एक तरफ धातु की ओर और जिसमें बल्ब नहीं जले उसे एक तरफ अधातु की ओर रखेंगे, क्योंकि हमें धातु अधातु में विभेद करना है। क्योंकि इस परिस्थिति में ग्रेफाइट जो है वो भी धातु में चला जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु है और वो विद्युत का चालन करता है।
तो इस स्थिति में धातु में तो ग्रेफाइट चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक हथौड़ी भी दी गई है। तो धातु का गुण है एक और कि अगर हथौड़ी से चोट करते हैं तो वो चूर चूर नहीं होगा, लेकिन अधातु जो है वो चूर चूर हो जाएगा। तो प्रत्येक धातु के नमूने पर हथौड़े से चोट करेंगे और जो चूर चूर हो जाए उसे फिर अलग कर देंगे, अर्थात वो अधातु है। और जो दोनों ही परीक्षा में पास कर जाए, अर्थात विद्युत का चालन भी कर दे और चूर चूर भी ना हो, तो वो अब प्योर धातु हो जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रयोग से इस तरह से नमूने में विभेद करेंगे। आइए देखिए कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। तो दिए गए नमूने को ए बी बिंदु को जोड़ेंगे। जिस नमूने से बल्ब जले उसे अलग श्रेणी में रखेंगे तथा जिस नमूने से बल्ब नहीं जले उसे दूसरे श्रेणी में रखेंगे। अगले चरण में बल्ब जलाने वाले नमूने पर बारी बारी से प्रहार करेंगे। किससे? हथौड़ी से। और जो नमूना नहीं टूटे उसे धातु की श्रेणी में रखेंगे और शेष नमूनों को अधातु समझेंगे। तो ये इसका कंप्लीट उत्तर होगा। अब बी नंबर इसी प्रश्न में दिया है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। अर्थात इस परीक्षण की क्या उपयोगिता है ये बतलाना है। तो यह परीक्षण धातु अधातु विभेदन में काफ़ी सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि इसमें 2 बार क्रिया हो रही है। एक बार में तो संभवतः अपवाद वाला जो अधातु है वो पास कर गया विद्युत का चालन करके, जो ग्रेफाइट था, किंतु दूसरे परीक्षण में हथौड़ी के चोट से वो भी चूर चूर हो गया। तो एक तरह से यह विभेदन का बहुत ही अच्छा तरीका माना जाएगा। ये देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उभय अर्थात दोनों। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रस्तुत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में आ चुका है, उदाहरण भी पूछा जा चुका है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित हैं। पहला उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात Al2O3 और दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये जो 2 ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी की श्रेणी में रखा गया है। तो 7वां नंबर प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुओं के नाम बताएं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 धातु का नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे अर्थात विस्थापन की अभिक्रिया देंगे। तो यहाँ पर 2 ऐसे धातु होने चाहिए जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो, तो वो हटा देंगे। और 2 ऐसे धातु होने चाहिए जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हो, तो वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो आइए उत्तर लिखते हैं। यह मुख्य रूप से विस्थापन की अभिक्रिया के कंसेप्ट पर प्रश्न है। 2 धातुओं के नाम निम्नलिखित है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। 2 धातु कौन कौन? जिंक और आयरन, Zn और Fe। क्योंकि ये दोनों मूल रिएक्टिव हैं H से, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं, तो ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि अम्ल जो है एक तरह से हाइड्रोजन का यौगिक है। इसी के दूसरे भाग में 2 ऐसे धातु के नाम निम्नलिखित हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर जो है Ag और Cu जो है ये H से लेस रिएक्टिव है अर्थात कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो इसीलिए ये इस हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। तो 2 नाम ऐसे हो गए, सिल्वर और कॉपर, जो हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न, किसी धातु M के अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? धातु M के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कॉपर, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, कुछ भी। तो कह रहा है कि आप एनोड, कैथोड और अपघट्य किसे बनाएंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये NCERT का थोड़ा सा सहारा लेते हैं।
देखिए धातुओं का परिष्करण स्पष्ट दिया हुआ है, ये है इसका फिगर। इसमें कैथोड है, एनोड है, और ये जो है इसी को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और धातु के मतलब जिस धातु का परिष्करण करना है उसी के लवण को विलयन का अपघट्य बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो विलयन है क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो अशुद्ध है धातु वो गलता है और शुद्ध धातु पर जाकर जमने लगता है, बैठने लगता है। तो अर्थात अशुद्ध धातु को तो एनोड बनाते हैं, तो एनोड धीरे धीरे ये गलता है और जाके कैथोड पर जमा होता है, और ये पहले पतला होता है, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उत्तर लिखेंगे धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु को, कैथोड शुद्ध धातु तथा विद्युत अपघट्य उस धातु के सल्फेट को अर्थात लवण को बनाया जाता है। ये इसका उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। अब प्रश्न पूछ रहा है गैस की क्रिया क्या होगी, किस पर, तो सूखे लिटमस पत्र पर, और बाद में है आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो आइए उत्तर समझते हैं। सूखे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि H+ आयन मौजूद नहीं होगा। देखिए सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में गर्म किया जा रहा है, तो सल्फर चूर्ण मिलकर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये अम्लीय पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है सूखे लिटमस पत्र पर, तो जो वो पदार्थ बन रहा है वो सूखा है और लिटमस पत्र भी जो है सूखा है। तो सूखे लिटमस पत्र पर अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव नहीं बना पाता है क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं रहता है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब दिया है आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो आर्द्र लिटमस पत्र जो है इस पर इसका प्रभाव होगा क्योंकि H+ आयन मौजूद है, और नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल, क्योंकि SO2 जो है अम्लीय है जो स्पैचुला में गर्म करने के बाद बना है। तो आर्द्र लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव होगा क्योंकि वो H+ आयन मौजूद है, और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। अब ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या गर्म किया जा रहा है, सल्फर चूर्ण, तो सल्फर का सिंबल होता है S, और हवा में गर्म किया जाए तो हवा का मतलब ऑक्सीजन होता है तो O2, यहाँ दोनों मिलकर SO2 बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय है। तो इस तरह से ये इसका रिएक्शन हो गया। अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पेंट कर देना, ग्रीस लगा देना, यसद लेपन कर देना, प्लास्टिक का परत चढ़ा देना, ये सब है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 2 उपाय, तो 2 उपाय में सीधा है पहला पेंट करना और इसके बाद यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन समझेंगे क्या है, पेंट करना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है जिससे उसका संपर्क नमी और वायु से टूट जाता है। ठीक है, और जब वायु से संपर्क टूट जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगा और फलस्वरूप लोहा क्या होगा, जंग नहीं खाएगा। दूसरा है यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन में इसमें जस्ता का लेपन लोहे पर चढ़ा दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसका संपर्क हवा से समाप्त हो जाता है और लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, लोहा में क्या होगा, जंग अब नहीं लगेगा क्योंकि उसका संपर्क हवा से टूट जाता है। ग्यारह नंबर प्रश्न,
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। उत्तर होगा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं प्रायः अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यही धातु होता तो क्षारक, ये लिखते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अधातु है तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कारण बताइए। क्या कारण बतलाना है? तो ए है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात क्यों किया जाता है, ये कारण बतलाना है। आइए समझते हैं। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जिससे ये संक्षारित नहीं होती हैं और इनमें धातुई चमक काफ़ी अधिक होता है। यही कारण है इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए, प्लेटिनम, सोना और चांदी ये धातुएं जो है ये संक्षारित नहीं होती हैं, अर्थात कम अभिक्रियाशीलता होने के कारण ये रिएक्शन नहीं करती हैं, जिनका मूल स्वरूप बना रहता है और इनमें चमक भी काफ़ी अधिक होता है। तो इसीलिए आभूषण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बी, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अर्थात क्यों किया जाता है? तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है। यह हवा में रख देने पर भी जल उठता है और जल से भी अभिक्रिया करता है। तो इसीलिए तेल में रखा जाता है, क्योंकि तेल से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए यहाँ सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो प्रायः हवा के संपर्क में आने से जलना प्रारंभ कर देती है, किंतु इसे तेल में रख देने से इसका संपर्क हवा से टूट जाता है। फलस्वरूप ये धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं, इसलिए इनका भंडारण तेल फलस्वरूप ये धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं, इसलिए इनका भंडारण तेल के अंदर किया जाता है। सी नंबर, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। क्यों? तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एल्यूमिनियम को साफ करना आसान होता है। दूसरी बात, ये चमकदार होता है। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट, यह धातु यह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। तो यही कारण है। आइए कैसे लिखेंगे। एल्यूमिनियम ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है, जिससे पकाने वाले भोजन को अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही जल्द साफ भी हो जाता है। यही कारण है कि काफ़ी अभिक्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। डी है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात क्यों किया जाता है? तो देखिए, धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में यदि वह अयस्क के रूप में कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में हो तो उसे ऑक्साइड में इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि कार्बन से जब इसका उपचयन कराया जाता है तब आसानी से धातु प्राप्त हो जाता है। आइए कैसे लिखेंगे। धातुओं के निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसमें धातु के ऑक्साइड को कार्बन से अपचयन करके धातु को प्राप्त किया जाता है, तो इसीलिए इसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? चलिए आइए समझते हैं। देखिए, तांबा जो है ये क्या है? धातु है और यहाँ नींबू या इमली जो है अम्ल है और अम्ल जो है धातु से रिएक्शन करता है तो एक तरह से उसका संक्षारण होता है। ऊपर का परत हट जाता है, उस पे ऑक्साइड का या अन्य किसी का जो परत बैठ जाता है धातु पे तो वो परत हट जाता है अम्ल के कारण, और तांबा जो है या अन्य धातु भी जो है वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है, इसीलिए वो चमकदार लगने लगता है। लिखेंगे कैसे? हम जानते हैं कि नींबू या इमली में अम्ल होता है जो तांबे के मलिन बर्तन से अभिक्रिया कर उसके ऊपरी परत को हटा देता है, जिससे तांबे का अपना धातुई चमक दिखाई देने लगता है और हम समझते हैं बर्तन साफ हो गया। 14 नंबर प्रश्न, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो
यहाँ रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहले धातु का देखते हैं। पहला पॉइंट, धातु क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? धातु क्षारकीय। दूसरा, धातु धनायन का निर्माण करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है। तीसरा, धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गया। अब अधातु के बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं। यहाँ पहला बिंदु है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। यह अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, धातु ऋणायन का निर्माण करता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है हमेशा। और धातु के बाहरी कक्षा में प्रायः 4 से 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो तीनों में विभेद हो गया 3 पॉइंट के आधार पर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। लंबा प्रश्न है और बढ़िया है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसे पुराने और मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो देखिए, सोना किसी अम्ल में गलता नहीं है, किंतु एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं उसमें सोना गल जाता है। और वह सोनार जो है वही विलयन रखा है एक्वारेजिया का, जिसमें सोना डालता है। जो महिला देती है उसे कंगन, उसी में डालता है। तो कंगन तो चमकने लगता है, किंतु कंगन को वह एक्वारेजिया गला देता है और फिर वह गले हुए सोने को विशेष विधि से बाद में प्राप्त कर लेगा। तो कंगन क्या हो गया? हल्का हो गया। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। विशेष विलयन की प्रकृति के बारे में हम यह कहेंगे कि यह विलयन एक्वारेजिया है जो सोने को गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए सुनार उस विलयन में आभूषण को डालकर उसका वजन कम कर दिया, जिसे बाद में विशेष विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर लेगा। सोलह नंबर प्रश्न देखते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु होती है का नहीं। इसका कारण बताइए। अर्थात गर्म जल तांबे का बनता है, इस्पात का नहीं। तो देखिए, गर्म जल जो है वो धातु से, जो गर्म जल है भाप बनता है और भाप जो है लोहे से रिएक्शन कर जाता है, किंतु तांबे से इसका रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए तांबे का टैंक संक्षारित नहीं होता, जबकि इस्पात संक्षारित हो जाता है। कैसे लिखेंगे? इस्पात भाप से अभिक्रिया कर स्वयं संक्षारित होने लगता है, किंतु तांबे के साथ ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक इस्पात की अपेक्षा तांबे का बनाना उचित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लोहा जो है वो संक्षारित हो जाता है भाप से अभिक्रिया करके, किंतु तांबा नहीं होता है। तो इस तरह से यह इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से अध्याय 3 धातु और अधातु अध्याय के सभी अभ्यास के प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।